हैं। अगर वीडियो नहीं अटक रहा है तो आप बता सकते हैं, हम आराम से तसल्ली से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी बहुत यूज कर रहे हो, जाकिर कह रहे हैं। अरे इंग्लिश भी कर लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। ये नोट्स एक्चुअली ऐसे बने हुए हैं तो जो जिस भाषा में चल रही है बात उसी भाषा में चल रही है। देखिएगा, समझ में आ रही है ना बात। हिंदी जाए तेल लेना, इंग्लिश जाए तेल लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बात समझ में आ रही है नहीं, कुल मिलाकर के, क्योंकि पेपर में बाइलिंगुअल आना है, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, 3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। ये नोट्स फ्री हैं, एक बार इनकी रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एक 200-300 पेज की किताब पढ़ी थी और ये 40-50 पेज के नोट्स पढ़े थे, और क्या ज्यादा काम आया अंत में जब आप पेपर देने जाएंगे, है ना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है कि इस क्षेत्र में आपका विकास हो सकता है। एक चीज है स्कैफोल्डिंग, जिसको हम मचान या पाड़ या ढांचा कह देते हैं। हिंदी में 1700 नाम है इसके, बट इंग्लिश में याद रखिएगा कीवर्ड स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। यानी आप बच्चा अटक रहा था किसी क्वेश्चन पे, आपने हिंट दे दी या प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर दिया, कोई स्टेप सॉल्व कर दिया, तो ये स्कैफोल्डिंग है, जहां बच्चा अटके वहां टेम्परेरी मदद दे देना। ठीक। एक चीज है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानने वाला व्यक्ति या अन्य, कोई भी व्यक्ति, एनीबडी हु नोज मोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कोई भी व्यक्ति जो उस एरिया का एक्सपर्ट हो या आपसे ज्यादा जानता हो। जैसे आपका दोस्त हो सकता है जिसका सब्जेक्ट मान लीजिए CDP उसका स्ट्रांग है, लेट्स लर्न से पढ़ता है भाई जमानों से, है ना। अब तो पढ़ा भी दी, पता नहीं कितने लोगों को, कितने हमारे लर्नर्स हैं जो कोचिंग्स में पढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें, या यूट्यूब पे चैनल्स पे पढ़ाते हैं, तो अगर हम बात करें तो वो एक्सपर्ट है भाई, उसको CDP समझ में आती है, आपको मैथ समझ में नहीं आता, तो आप उससे मैथ सीख रहे हैं तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल हो गया मैथ सिखाते समय। अगर आप उसको CDP सिखा रहे हैं तो आप मोर नॉलेजेबल हो गए CDP सिखाते समय। एज मैटर नहीं करती, आपसे छोटा हो सकता है व्यक्ति, बड़ा हो सकता है। तो ये हुई बात स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प। ये स्कैफोल्डिंग जो टर्म है ये दिया ब्रूनर ने था, बट वाइगॉस्की ही इसको यूज करते आए हैं, तो इन्हीं को साथ में लेकर के चलेंगे। मोर नॉलेजेबल अदर, जो भी आपसे ज्यादा जानता हो व्यक्ति। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, फटाफट से समझेंगे और देखेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक। एक एरिया है A, इसको कई लोग एक्चुअल डेवलपमेंट बोल देते हैं, हालांकि वाइगॉस्की ने इसका जिक्र नहीं किया है। तो ये A जो है, जितना आपको आज आता है, जो आपकी करंट नॉलेज है, कि आपको CDP में मान लीजिए 30 नंबर का आपकी CDP आती है और आपको 15 नंबर आपके बिना कोई सेशन देखे, बिना कुछ देखे आपके आ जाते थे। तो आपको जितना खुद से आता है वो एरिया है आपका A। ये है जो आपको इंडिपेंडेंटली बिना किसी की सहायता के आप खुद कर लेंगे 15 नंबर का। आपको चाहिए था 30 में से 30, आपने ढूंढा, किसी से पूछा, भाई तूने किया था सीटेट, बहन तुमने किया था सीटेट, कैसे किया था? उसने कहा हिमांशी से पढ़ा था, या लेट्स लर्न देखा था, यार ये नोट्स पढ़े थे, या फलानी किताब पढ़ी थी, या कुछ और पढ़ा था, या मैं पढ़ा दूंगी। आपने कहा ठीक है। तो इस केस में जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी इस एरिया के बाहर, जितना आपको खुद आता है उसके बाहर आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो हेल्प कहां मिलेगी? याद रखिएगा इस एरिया में, जिसको ZPD कहते हैं। जितना आपको आता है उसके आगे जब आप जाते हैं, संभावना है कि आपके 30 में से 30 आ जाएं, लेकिन अभी 15 आ रहे हैं एक्चुअल में। अब 30 में से 30 लाने के लिए संभावना तो है आपके अंदर, ऐसा थोड़ी कि नहीं आ सकते। जब 15 आ रहे हैं तो इसका मतलब समझ में तो आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट कुछ तो, ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें कि आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास कहां तक का है? 30 में से 30 लाने का। लेकिन आप अकेले नहीं कर पाएंगे ये काम, आप अकेले 30 में से 30 नहीं ला पाएंगे। या तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको हेल्प की जरूरत है। तो ये आपका संभावित विकास है। अब यहां तक आप पहुंच सकते हैं, यहां आप खड़े हुए हैं, बीच की मदद चाहिए, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये जो सीढ़ी है ना, जहां पे आपको हेल्प चाहिए, यही स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जो टेम्परेरी हेल्प है। ऐसा थोड़ी पेपर मैं देके आऊंगी, आप कितना भी मेरे सेशंस देख लीजिए, पेपर आप ही देके आएंगे। बस आपको एक टेम्परेरी हेल्प मिल गई जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो ये स्कैफोल्डिंग है, ये जो टेम्परेरी हेल्प है इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मचान कहते हैं। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे देना, हिंट दे देना, क्लू दे देना कोई, ये स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। जो ये स्कैफोल्डिंग देने वाला व्यक्ति है वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। एज में छोटा हो बड़ा हो, वाइगॉस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्यों? क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं जिस समाज, जिस संस्कृति में जिसने खुद पे जितना काम किया है, जो माहौल खुद को दिया है, वो वैसा बन गया। ठीक। तो मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति, अब इस केस में अगर आप लेट्स लर्न से देख रहे हैं तो मोर नॉलेजेबल अदर मैं हो सकती हूं। अगर आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट, तो मोर नॉलेजेबल अदर वो चीज हो सकती है, वो आपको स्कैफोल्डिंग दे रही है। तो जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो व्यक्ति या टेक्नोलॉजी है वो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर, ये ध्यान रखना है। तो
ZBD क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जितना आप स्वयं कर सकते हैं और जितना आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ZBD है। तो A पॉइंट वो है जो आप लर्नर खुद से कर सकता है, ZBD वो है जहां पे अगर आपको सपोर्ट मिल जाए, विद सपोर्ट जो आप कर सकते हैं, और B एक पॉइंट है जो आप कर ही नहीं सकते चाहे सपोर्ट मिले या ना मिले। अब आप साइंटिस्ट तो कल अचानक से नहीं बन जाएंगे, तो कुछ चीजें आपकी एबिलिटी के बाहर ही हैं, तो वो ZPD के भी बाहर हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है ZPD बढ़ नहीं सकती, ये डायनेमिक फील्ड है। पेपर में इस बार पूछा गया था कि क्या ये डायनेमिक है या नहीं है, तो अगर हम देखें तो ZPD बिल्कुल डायनेमिक है, गतिशील है। एक बात बताइए, जब आपके 10 नंबर नहीं आ रहे थे, आपने एक वीडियो देखा, एक सेशन देखा, आपके आने लग गए 20 नंबर या 15 नंबर या 12 नंबर आए, आपको लगा यार समझ में तो आ रहा है कुछ कुछ। अब आपने चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू किया, नोट्स पढ़ लिए, वीडियो देखा, मैराथन सेशन देख लिया, क्या हुआ? वो संभावना बढ़ गई कि यार अब तो मैं 25 भी ले आऊंगा, और 25 आ रहे हैं तो 30 भी आएंगे कल। तो ये क्या हुआ? गतिशील है। ZPD क्या है? बढ़ती या टाइम के साथ चेंज हो सकती है, चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, गतिशील है। इसीलिए हम कहते हैं एबिलिटी इज इंक्रीजेबल, यानी हम एबिलिटी को, क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि हम खुद पे काम करें। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ते हैं। तो ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली और विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो बच्चा क्या कर सकता है विद और विदाउट सपोर्ट, उसके बीच का डिफरेंस ZPD है। चलिए, वो दायरा जहां अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आप कुछ कर जाएंगे। जैसे ये आपने देखा है, नोट्स में भी गिवन है, ZPD स्कैफोल्डिंग MKO में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो यहाँ पे एक फादर हैं जो साइकिल चलाना सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। हम सभी ने साइकिल ऐसी सीखी है, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाई है बचपन में। तो वो पीछे से पकड़ते हैं साइकिल तब तक, आजकल तो अलग अलग तरह की आ गई हैं, जब तक बच्चा खुद नहीं चलाने लगता, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं और आप चलाना सीख जाते हैं। फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, यार मम्मी ने धोखा दे दिया, चली गई वो, तो पहले तो पकड़ी हुई थी साइकिल। तो लेकिन आप सीख चुके होते हैं, जब ये हेल्प आपको मिल रही होती है, ये दायरा है आपका ZPD जिसमें आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं कि आप सीख सकते हैं। ये जो हेल्प देने वाला व्यक्ति है यानी फादर, यहां पर वो MKO है। फादर क्या है? MKO है। बच्चा बच्चा ही है, बच्चे का अपना कोई नाम नहीं है वाइगोस्की की भाषा में। यहां स्कैफोल्डिंग क्या है? ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प मिल रही है, ये जो पकड़ा जा रहा है पीछे से साइकिल को, ये स्कैफोल्डिंग है। साइकिल को पकड़ना स्कैफोल्डिंग है, लिखा हुआ है मैंने। ZPD क्या है? बालक को मदद मिलने पर सीखने का जो दायरा है कि वो साइकिल सीख सकता है, यही ZPD है, ठीक। और ये टेम्परेरी हेल्प है। स्कैफोल्डिंग तब तक ही तो दी जाएगी जब तक आप खुद नहीं सीख रहे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मतलब अदरवाइज ऐसा थोड़ी है बच्चा साइकिल चला रहा है, आप जीवन भर उसके पीछे भाग रहे हैं, ये तो नहीं होता ना। और ये तो हम बात कर चुके हैं कि ZPD क्या है? किसी की मदद से विकास की संभावना को बढ़ाना। MKO कोई भी वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो, जिससे भी आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, क्षणिक मदद है। जब तक आप खुद कर रहे होंगे तब तक आपको हेल्प मिलेगी, मतलब जब तक इनिशियली जब आप खुद से नहीं कर पा रहे होंगे तब हेल्प मिलेगी। किसी स्टेप पे अटक गए आप मैथ सॉल्व करते समय, वो स्कैफोल्डिंग है आपके लिए, ठीक। कुछ और टर्म्स हैं जो जनरली हम अवॉइड कर देते हैं, ये पढ़िएगा एक बार। वाइगोस्की को ही लेकर के ये टर्म्स हैं। जब भी आपको पेपर में दिखे ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है, सोशल लर्निंग की बात हो रही है, कोऑपरेट करके सीखने की बात हो रही है, ये सब क्या है? यानी एक दूसरे का सहयोग करके, ये वाइगोस्की की बात हो रही है कहीं ना कहीं। वाइगोस्की सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनके थ्रू सीखने को महत्व देते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ग्रुप में, कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोलैबोरेटिव भी कि कोलैब करके एक दूसरे की सहायता करके सीख रहे हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। कोलैबोरेटिव में क्या है? सब साथ में आकर के सीख रहे हैं। कोऑपरेटिव में ज्यादा सहयोग मिल जाता है, कोलैबोरेटिव से बात लगभग सेम है। तो चाहे कोलैबोरेटिव लिखा हो, कोऑपरेटिव लिखा हो, असिस्टिव लर्निंग लिखा हो। असिस्टिव क्या है? कोई आपको असिस्ट करे। जैसे इंटर्नशिप्स लेते हैं लोग, तो वहां कोई असिस्ट आप किसी को कर रहे होंगे, या तो किसी की मदद लेना, असिस्टिव लर्निंग भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। पीयर ट्यूटरिंग एक वर्ड है, पेपर में बहुत पूछा गया। सहपाठी अधिगम कह देते हैं इसको, या समूह अधिगम। पीयर का मतलब ही आपकी उम्र का व्यक्ति, यानी बच्चे के क्लासमेट्स हो सकते हैं। सहपाठी अधिगम, सहपाठी अधिगम क्या है? यानी एक दूसरे के साथ बच्चे सीख रहे हैं। अच्छा, तुमको मैथ्स का ये वाला सवाल आता है? हाँ उषा मुझे आता है। तो वो कह रहा है अच्छा पीयूष मैं समझा देता हूं अगर तुमको नहीं आता है तो। ये क्या है? पीयर ट्यूटरिंग है, आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। अब कई लोग पीयर ट्यूटरिंग को ही ग्रुप मान लेते हैं। हाँ, ग्रुप लर्निंग है अपने आप में पीयर ट्यूटरिंग, लेकिन ग्रुप में टीचर भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन पीयर का मतलब है आपस में पीयर्स एक दूसरे को सिखा रहे हैं, जरूरत पड़ने पे टीचर के पास जा रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग भी वाइगोस्की ही इसके बारे में बात करते हैं। परस्पर शिक्षण, परस्पर शिक्षण क्या है भाई? परस्पर शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। कई लोगों के सर में दर्द हो रहा होगा, वो कह रहे होंगे यार सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज पढ़ा के छुट्टी कर देते,
क्या जरूरत थी इतनी कहानियां बताने की? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपके। 10 चीजें 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है आप एक चीज 10 बार पढ़े। इस टाइम पे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हुए, पेपर में थियोरी पढ़ी भी होगी तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। गर्ल्स स्कूल जेंडर बायस का उदाहरण है जेंडर इक्विटी का। शालिनी, ये नीड थी उस समय की, इसको आप इक्विटी भी कह सकते हो, बट यहां पे बायसनेस नहीं कह सकते। वो अपने आप की अपनी तरह की संस्था है कि समाज की वो नीड थी कि जरूरत पड़ी, है ना? तो ना तो उसमें बायसनेस है, इक्विटी कुछ हद तक आप कह सकते हो। देखिएगा, ये ऑनलाइन की दुनिया में स्पेशली मैं तो इतना फ्री डिस्कशन कर चुकी हूं पास्ट में, धीरे धीरे क्या हुआ है यूट्यूब पे बहुत मुश्किल हो जाता है डिटेल डिस्कशन समझ पाना, है ना? क्योंकि बैचेस में तो जो लोग आते हैं वो बहुत ऑलरेडी सीरियस हैं, वो बैठ नहीं आए कि हमें 1-1.5 घंटा पढ़ाओ रोज। अदरवाइज यूट्यूब पे ये हो जाता है कि आप फटाफट फटाफट या तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, या फिर जितना हो सके शॉर्ट में बता के निकल जाओ। तो उस केस में आप लोग इतनी हिम्मत से टिके हुए हैं 3 दिनों से, वो बहुत बड़ी बात है।